Hello, friends. A warm welcome in the World History series by Ansarkari. We have already discussed in the part 1 about beginning of the modern world history. Our goal had been to make you understand the processes and the concepts so that जब आप अपने नोट्स बनाते हैं या उसमें से की पॉइंट्स नोट करते हैं आपको आंसर राइटिंग के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए भी बेनिफिट्स हों. So this is a very comprehensive and a thought provoking series जिसका गोल है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग, आपकी क्लैरिटी आपको सक्सेस तक ले जाए. सो वी हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे इन द रिलीजियस स्फीयर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे. इन दैट कॉन्टेक्स्ट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन अराइजेज जब आप रिलीजियस प्रोटेस्ट की बात करते हैं या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ से आप एग्री नहीं करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप वायलेंट ही क्यों हो जाते हैं? वाई द पीपल गॉट वायलेंट? क्योंकि द मेजोरिटी ऑफ पीपल जो रिलीजियस आइडियाज के अगेंस्ट थे वो थे आम आदमी, यानी पेजेंट्स होंगे. वर्कर्स की बात हम नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो पेजेंट्स हैं एंड द क्लासेस विच आर एक्चुअली आर्टिजन क्लास और व्हाट कैन वी से जो मर्चेंट क्लास के नीचे हैं. सो जर्मनी में पेजेंट अपराइजिंग होगी, उससे आप कह सकते हैं एक तरीके का चेंज आएगा. द पेजेंट्स वर डिमांडिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. उनके पास कोई लिटरेसी या उनके पास कोई हाई हैंडेड कोई कैपिटलिज्म का मॉडल नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे जीवन में सुधार हो, हमारे जीवन की कंडीशंस में एक पॉजिटिविटी हो. बट thousands of peasants were killed and it was crushed. सेंट बार्थोलोमेवस डे मैसेकर, यानी ये मैसेकर है उस चीज का रिफ्लेक्शन कि कैसे फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स को कैथोलिक्स ने दबाने की कोशिश की. एरिस्टोक्रेटिक, अपर क्लास, मोनार्की एंड द सर्विस क्लास, वो सब चाहेंगे कि वो अपनी कमांड में ही सारी चीजें रखें. सो इट अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ अगस्त 24, 1572 बिटवीन 5,000 to 30,000 प्रोटेस्टेंट्स वर किल्ड. और इसी तरह से 30 इयर्स वॉर, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी, जो चलता रहा, वो भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में पावर के लिए लड़ाई होगी. इससे वाइड स्प्रेड डेथ और डिस्ट्रक्शन होगा. तो यूरोप हैड बीन द बेली. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बेली है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बेली है, और इवन उससे पहले भी. एंड दे क्लेम दैट एशियन सोसाइटीज आर मोर वायलेंट. जब ये पेजेंट वॉर चल रहे हैं, बार्थोलोमेवस डे मैसेकर चल रहा है, भारत में भी भक्ति मूवमेंट है, लेकिन वो इस तरह का वायलेंट नहीं है. भारत में मुगल रूल है, साथ में हिंदू प्रिंसिपैलिटीज भी हैं, विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड भी आएगा. लेकिन हमने फिर भी अपने कल्चरल आइडियाज और वैल्यूज को सहेज कर आगे बढ़ने की बात की. सो 30 इयर्स वॉर से क्या होगा? कैथोलिक्स हैं, कैल्विनिट्स हैं, लुथेरियंस हैं, वो फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ, यानी विद इन क्रिश्चियनिटी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो सब फाइट कर रहे हैं. इम्पैक्ट क्या होगा लेकिन इन सब का? क्योंकि हमने साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात नहीं की है रेनेसा में, हम रिलीजियस और सोशल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं. सो ए ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी विल इमर्ज व्हिच इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंटिज्म इन टुडेस टाइम. सो प्रोटेस्टेंटिज्म, रोमन कैथोलिसिज्म, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी. आप रशिया और कैथोलिसिज्म का भी एक बार गूगल करके देखिए एंड यू विल फाइंड हाउ डीपली इट इज लिंक्ड. इवन पुतिन को भी इससे मदद मिलती है. मैनी प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स वर फॉर्म, जैसा मैंने कहा, लुथेरियंस, कैल्विनिस्ट, एंजेलिकन्स, क्वैकर्स, और कुछ तो आगे चल के जो अमेरिकन कॉलोनीज की बात होती है वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. बाइबल इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड इनटू जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश, यानी लैटिन के अलावा अब वर्नाकुलर यानी अदर लैंग्वेजेस में भी उसको किया जाने लगेगा. जब आप यूरोप को एक होल आइडेंटिटी मानते हैं तो बाकी सारी लैंग्वेजेस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ही कही जाएंगी. कैथोलिक चर्च स्टॉप्ड सेलिंग इंटेलिजेंसेस. फोर्स होना पड़ा क्योंकि अब उन्हें समाज के नजरिए से देखना पड़ेगा. प्रोटेस्टेंट चर्चेस स्टार्टेड होल्डिंग सर्विसेज इन द लोकल लैंग्वेजेस. A peace agreement was reached in 1555 in Augsburg, Germany. It allowed German rulers to decide कि किस तरीके से रिलीजियस आइडियाज को बढ़ाया जाएगा, चाहे वो कैथोलिसिज्म हो और चाहे फिर वो लुथेरियन हो. यानी हम कह सकते हैं जो भारत में संस्कृत का एक समय के बाद जो आम जनता के साथ जो उसका कटाव हुआ, वैसा ही हम लैटिन का भी कह सकते हैं. सो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया और पीस ऑफ वेस्टफेलिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे वॉर खत्म होता है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलीजियस फ्रीडम आगे एक्सटेंड की जाती हैं, और आपका फेथ देश के, राज्य के यानी स्टेट के ऑफिशियल रिलीजन से डिफरेंट भी हो सकता था. तो
पीस ऑफ वेस्टफेलिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क। आप इस पर सोचिए कि इंडिया के फंडामेंटल राइट्स बिना किसी ऐसी लड़ाई के, बिना किसी सोच के, फिर भी अपने एग्जिस्टेंस को 2000 साल से पीछे तक को ट्रेस करते हैं। So please do have a look at this map and do try to even remember the places कि Lutheran, Calvinist, Catholic कहाँ पर क्या क्या in general है. This will give you a big understanding to tackle questions when it comes to the mains world history in examination. फर्स्ट voyages of the world very important. मैगलिन, ये देखिए मैगलिन was killed here, फिलीपींस के पास की बात हो रही है। और आप डेलकानो, मैगलिन शिप विक्टोरिया, देन मैगलिन ड्रेक, स्ट्रेट ऑफ मैगलिन, और ये केप होन है यहाँ पे मैगलिन ड्रेक। तो ये पूरा एक तरीके से एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी को दर्शा रहा है, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड को जो आज है उसको जोड़ने में, बनाने में, ग्लोबलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इट इज लिटिल लेस इन जूम, सो प्लीज आप इसको जूम करिए, आप इसको देख के करिएगा, और इट विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, फ्रांस, पुर्तगाल, रशिया एंड स्पेन किस तरीके से, किस किस जगह इनका इन्फ्लुएंस हुआ, चाहे फिर अफ्रीका हो, चाहे फिर लैटिन अमेरिका हो। लैटिन अमेरिका में आप देखिए स्पेनिश मेन में कैसे स्पेन का है इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, जबकि वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ब्राजील की बात करते हैं तो उसमें जो है आपका पोर्तुगीज का बहुत रोल आ जाता है। जब आप ऊपर देखते हो कनाडा, तो कनाडा में फ्रांस का रोल आ जाता है, और उसके नीचे जो है आप देखिए वहाँ पे इंग्लैंड का है, जो अमेरिका की उसकी बात होती है, न्यू स्पेन, यहाँ तक कि पूरा का पूरा रोल स्पेनिश का था। सफेविद अंपायर भी इधर एशिया में आप देखिए, और इंग्लैंड का रोल बहुत ज़्यादा है ऑटोमन एम्पायर के इन एरियाज़ के अंदर। इसीलिए बाद में जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियन हो, चाहे फिर वो सीरिया हो, चाहे फिर वो इराक ईरान में जो बाद में होता है, उसका काफ़ी हद तक हम कॉलोनाइजेशन का रूट्स ढूंढ सकते हैं। क्विंग एम्पायर अलग है। और आप जापान को देखिए, जापान इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन प्रेजेंस, और उसका जो सब्जुकेशन है वो इस तरीके से नहीं है। और उसके नीचे आप देखेंगे स्पेन का फिलीपींस में है, और इंडोनेशिया, और वहां पर आप नीदरलैंड्स की बात कर सकते हैं। अफ्रीका को भी आपको देखना होगा। नाउ ये सारी बातें किसी आइडिया के आधार पर हो रही थी, तो क्या वो एक आइडिया है या बहुत सारे मेजर आइडियाज है? तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के अंडर होगा, वो एक समय पे नहीं हो रहा है। आप देखो आइजैक न्यूटन, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका टाइम पीरियड चेक कीजिए। गैलीलियो का टाइम पीरियड चेक कीजिए, गैलीलियो इज कमिंग बिफोर न्यूटन। एंड देन एंटोइन लेवुजियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी किताब खोलिए और आपको फोटोग्राफ दिख जाएगा। आइजैक न्यूटन वर्कड इन द फील्ड्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैलकुलस एंड ऑप्टिक्स। आप इस तरीके से अलग अलग पॉइंट बनाइए। गैलीलियो गैलीली, he worked in the field of astronomy via minute observations by telescopes. He supplied the heliocentric model of the solar system as proposed by Nicholas Copernicus. अब देखिए कॉपरनिकस उससे भी पहले है, यानी आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए किसने क्या किया। एम्पिरिकल एविडेंस इन लेइंग साइंटिफिक मेथड्स हैड बीन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी क्या कीवर्ड आप याद रख सकते हैं, कोई आपसे अगर पूछे भी और आपसे अगर एक लाइन में बोलने को बोले, परसुइंग नॉलेज बाय मींस ऑफ रीजन, रट लीजिए इसको, परसुइंग नॉलेज बाय मींस ऑफ रीजन, यानी नेचुरल लॉ, लिबर्टी, टॉलरेशन, फेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर, दैट इज सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी आइडियाज जो मैंने अभी बोले, नेचुरल लॉ, लिबर्टी, टॉलरेशन, फेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद सेपरेशन ऑफ चर्च। जॉन लॉक, इंग्लिश इनोवेटर हु शिफ्टेड फोकस फ्रॉम रीजन टू सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उनका एक ऐसे था विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ एम्पिरिसिज्म मूवमेंट, सो ही इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। यानी किस तरीके से जो आपके साथ होता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, उससे आपके आइडिया शेप होते हैं। ही पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम नीदरलैंड्स लाइक द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड द एसे ऑफ, जैसा मैंने बोला, कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। सो बीइंग ऑल इक्वल, उन्होंने एक बार कहा कि बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिविजुअल्स जो है वो तब आप एक मान सकते हैं जब एक दूसरे को आप पॉजिटिविटी के साथ, एक दूसरे को आप हिम्मत से देखते हैं, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन रखते हैं। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को देखते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअलिटी टोटल सम का एक एस्पेक्ट होती है। ही पोस्टुलेटेड दैट एट बर्थ द माइंड वाज अ ब्लैंक स्टेट, टेबुला रासा। तो ये किसके अपोजिट फिलॉसफी हुई? कार्टेशियन फिलॉसफी के, क्योंकि कार्टेशियन फिलॉसफी बिलीव्स इन प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स।
तो दो फिलॉसफी की हमने बात की थी, कार्टेशियन हो गया, दूसरा हमने इंपीरियलिज्म की बात की। तो अब इंपीरियलिज्म का कहना है कि we are born without innate ideas and that knowledge is instead determined only by experience derived from sense perception। आप बुद्धिज्म में देखेंगे वहां पर भी कुछ ऐसे आइडियाज की बात हुई है। सो एक कॉन्सेप्ट है एम्पिरिसिज्म का, लॉक इज ऑफन क्रेडिट फॉर डिस्क्राइबिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एज ए नेचुरल राइट, क्योंकि उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक पर्सन जो है अपने लेबर को नेचर के साथ मिक्स करता है तो उसका अपना हो जाता है वो, और रिसोर्सेज जो है वो आप शेप धारण करते हैं जब आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ अगर ये लेक्चर शेयर किया तो ये, अब ये लेक्चर एक तरीके से ऑब्वियसली इट इज आवर प्रॉपर्टी, बट द पॉइंट इज दैट ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। So his work greatly affected the development of epistemology and political philosophy। इसको भी आप गूगल करके देखिए डिटेल में। His writings influenced Voltaire and Jean Jacques Rousseau, यानी उनसे पहले आए, और स्कॉटिश इनलाइटमेंट थिंकर्स और अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज को भी उन्होंने ज्यादा इम्पैक्ट किया था। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दोनों को आप नोट कर लेंगे। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, क्लासिकल लिबरलिज्म और लिबरल थ्योरी में उनके आइडियाज जो है यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी हम चर्चा करेंगे, उसमें भी देखे जा सकते हैं। So Locke's political or legal principle continue to have a profound influence on the theory and practice। जो आइडिया हमारे भी भारत का है लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, उसमें भी ये इम्पैक्ट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स अंडर द रूल ऑफ लॉ, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जॉन लॉक के आइडियाज को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमारे आइडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के आप एंशिएंट इंडिया से भी ट्रेस कर सकते हैं। Jean Jacques Rousseau, a Swiss French thinker who believed that the people were best when free from societal conventions। किसी तरह के सोशल स्टीरियोटाइप, किसी तरह के सोशल सिस्टम्स नहीं होने चाहिए, उनसे फ्री होना चाहिए, कन्वेंशन से फ्री होना चाहिए। कन्वेंशन से फ्री होने के बावजूद भी एक सिस्टम तो हो ही सकता है। तो उन्होंने एक डिस्कोर्स दिया, हिज डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, विच आर्ग्यूज दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि जो ऊपर हम बात कर रहे थे उसके जस्ट अपोजिट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने आउटलाइन किया कि कैसे लेजिटिमेट पॉलिटिकल ऑर्डर होना चाहिए। लेजिटिमेट पॉलिटिकल ऑर्डर, लेजिटिमेट पॉलिटिकल ऑर्डर का मतलब है, आप विजुलाइज कीजिए कि कैसे एक गांव है और उस गांव में जिसको जो मिलना चाहिए, जैसे जीवन होना चाहिए, यदि वैसा है तो वो लेजिटिमेट है। अब जिसको जैसे के पीछे भी अलग अलग है, उसके पीछे भी रूल ऑफ लॉ जस्टिफाइड होना चाहिए। सो रूसोज सेंटिमेंटल नॉवल जूली और द न्यू हेलोइस बहुत इंपॉर्टेंट था इस तरह के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए, रोमांटिसिज्म या फिर आप कहिए रोमांटिसिज्म इन फिक्शन को। हिज एमाइल और ऑन एजुकेशन, वो एजुकेशनल ट्रिटाइस है, वो इंडिविजुअल को एजुकेशन के थ्रू कैसे एम्पावरमेंट और कैसे इमेंसिपेशन हो, इस चीज की बात करता है। ऐसी कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल, इट इज गाइडिंग द पॉलिटिकल लीडर्स कि कैसे आप देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे, और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट उससे ही निकल कर आता है। सो ही आर्ग्यूड दैट मॉडर्न सोसाइटी में इक्वलिटी है, लेकिन इक्वलिटी जब है जब आप ये सारे आइडियाज को आप इम्प्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए मॉडर्न सोसाइटी इनइक्वल हो जाती है, और इनइक्वलिटी की वजह से सोसाइटी में इंडिविजुअल्स करप्ट होते हैं और उससे मोरल डीके भी होता है। मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार भी है, which is implemented in many constitutions throughout the world, obviously. And he is also known for doing more than any other author to secure the place of the word despotism। तो डेस्पोटिक रूल इज एंटी डेमोक्रेसी। उन्होंने एक और किताब एनोनिमसली पब्लिश की, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें उन्होंने कहा कि क्लाइमेट और ज्योग्राफी कैन इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज। बहुत बढ़िया बात कही, और हम इस बात को मानते भी हैं। आज की डेट में भी जियो पॉलिटिकल कैरेक्टर भी इस बात से डिफाइन होता है। उन्होंने ग्राउंड वर्क लेट डाउन किया कंपेरेटिव सोशियोलॉजी का और एंथ्रोपोलॉजी का। सो जब आप सारे के सारे लेक्चर को देखते हैं तो आप अपने की पॉइंट साथ में बनाइए और आप समझते चलिए। एनी डाउट्स यू हैव, यू प्लीज राइट बैक टू मी, और those who are part of the courses, they can always do the backside answers and they can submit the same. They have to submit the same, in fact. It is not can, you must. सो ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिकन कॉलोनी सब जगह बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और उन्होंने फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूएस, जैसा मैंने कहा, उसको भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। डेनिस दिद्रॉ, एडिटर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, इसकी चर्चा हम थोड़ी थोड़ी जहां जहां पे जरूरत होगी, इन सभी को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पॉइंट्स बना लीजिए, ताकि आप अगले चैप्टर्स जब आएंगे हम इनको रिपीट नहीं करेंगे। उन्होंने कंपाइलेशन की नॉलेज ऑन साइंसेस को, आर्ट्स, फिलोसफी और सोशल इश्यूज के ऊपर। ही रोट मेनी ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स इन बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। उनका नॉवल था लेह बिशॉ इन डिस्क्रेट फ्रॉम 1751 टू 1772। उन्होंने एफर्ट किया कि कैसे नॉलेज को कंपाइल करके डिसेमिनेट किया जाए। तो सोचने की बात यह है, जो 1600 1700 में यहाँ हो रहा है, तब अंग्रेज हमारी गोभी खोदने की तैयारी कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, जबकि खुद आप उन आइडियाज को देख रहे हो, हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को हमारे एंशिएंट टाइम से हमने सजो के मॉडर्न टाइम तक कंटिन्यूटी के हिसाब से किया। हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे वैल्यूज, हमारी सोच बहुत ज्यादा एडवांस थी, लेकिन वी वर नॉट सेल्फिश। और इनमें से जो नेगेटिव आइडियाज आप देख रहे हैं, जो यूरोपियन स्कॉलर्स एंड थिंकर्स बोल रहे हैं, बल्कि उन्हीं को उन्होंने एक तरीके से प्रमोट किया। A major philosopher of the Scottish Enlightenment who was strong critic of organized religion, उन्होंने
ट्रेटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर लिखा, और उन्होंने नेचुरलिस्टिक साइंस ऑफ मेन को प्रमोट करने की बात की। यानी कि ही एग्जामिन्ड द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्होंने जॉन लॉक की आइडिया को फॉलो किया। therefore he also rejected the existence of innate ideas, concluding that human knowledge derives solely from experience. He was a prominent critic of religious belief which is cited in जैसे miracles, और उसमें उन्होंने इस बात को बढ़ाने की कोशिश की कि इंपेरिकल आइडियाज, रेशनल आइडियाज जो कि आपके इंटरेक्शन से बनते हैं, वही आपकी सोच को बनाते हैं। Being a student of Francis Hutchinson, he worked upon the idea of sentimentalism. He argued that moral judgments are based on sentiments and not reason. So the question is that कि हर थिंकर ने अपने स्टाइल से, अपने तरीके से बात करते हुए चीजों को बढ़ाने की बात की, और उन्होंने ये बात भी समझाने की कोशिश की कि जो भी आपके यू नो सेंसेशनलिज्म या फिर आप कहिए कि सेंसेशंस हैं, नथिंग मोर देन द बंडल ऑफ परसेप्शन कनेक्टेड बाय द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। इमैनुअल कांत, द जर्मन फिलोसोफर, he believed that enlightenment was the way to free people from ignorance and superstition. क्योंकि ये इग्नोरेंस किसको आप कहेंगे, सुपरस्टिशन आप किसको कहेंगे, ये बात आएगी एग्जिस्टिंग सिनेरियो से, ये बात आएगी मोनार्की से, ये बात आएगी रिलीजियस डॉगमा से, ये बात आएगी आपके आप कह सकते हैं जो कैथोलिसिज्म और जो बाकी वे ऑफ लिविंग था। सो कांत ने भी बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव और सिस्टमेटिक वर्क किए, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। उससे वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर भी मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में बने। फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स उनको कहा जाता है। तो यानी कि विचार कैसे हैं, वही बात है कि जो आपको पूरी बात समझ में आ रही है उसके विचार हैं। मेटाफिजिक्स कुछ है कुछ नहीं है कैसे होगा, वही बात है कि इसमें तंत्र मंत्र की बात नहीं है, इसमें बात मोरालिटी की है। इसमें बात ये है कि वो फिलोसफिकल आइडियाज जो आप दर्शन शास्त्र जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न एस्थेटिक्स, क्योंकि उन्होंने रेशनलिज्म को और एम्पिरिसिज्म को एक साथ लेकर आया। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, वी हैव टू डू फॉर जनरल स्टडीज हिस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनल। तो आप पहले इन की वर्ड्स पर फोकस कीजिए, उसके बाद हम अलग से चर्चा भी करेंगे। सो फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, इन हिज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसडेंशियल आइडियलिज्म, कांत ने आर्ग्यू किया कि स्पेस एंड टाइम एक तरह की इंट्यूशन है। जैसे मैं इस स्पेस में फिलहाल प्रेजेंट हूँ, टाइम मैं इस लेक्चर को क्रिएट करने में लगा रहा हूँ, तो वो मेरा एक तरीके का फॉर्म ऑफ इंट्यूशन हो गया कि मैं किस पर्पज से इसको कर रहा हूँ। दैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एक्सपीरियंस एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस आर मेयर अपीयरेंसेस। यानी जो भी मैं सामने लिख रहा हूँ, जो भी मैं सामने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो मेरे लिए अपीयरेंस है। ये उनका विचार था। आप इसको 2 बार 4 बार जब सोचेंगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। डू गूगल एंड देन वी कैन पिक अप द स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। अनदर अटेम्प्ट टू काउंटर द फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ स्केप्टिसिज्म, उन्होंने लिखा क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, बहुत ही फेमस है ये, हिज बेस्ट नोन वर्क। उन्होंने कॉपरनिकस, जो कॉपरनिशियन रेवोल्यूशन जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें धरती को जो साइंटिफिकली उसका जो स्थान होना चाहिए वो देने की बात की गई, कि उन्होंने उसमें कहा कि द प्रपोजल टू थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस एज कन्फर्मिंग टू आवर स्पेशियल, यानी हमारे आसपास जो हो रहा है, और एंड टेम्पोरल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, टेम्पोरल फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन एंड द कैटेगरीज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत ही हैवी वर्ड्स हैं ये, बहुत ही ज्यादा फिलोसफी अगर आपको ऑप्शनल है तब आप इसको डीप में समझ पाओगे, लेकिन इतनी गहराई में जाना नहीं है। अभी फिलहाल हमारा गोल है कि मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दें। Adam Smith, known as father of modern economics, he was a philosopher. He was also the one who wrote The Wealth of Nations. और वेल्थ ऑफ नेशंस मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्लासिकल फाउंडेशन है। उन्होंने फ्री मार्केट, असेंबली लाइन प्रोडक्शन, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन आइडियाज को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत करके बेस बनाया। जो थ्योरी है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कि कैसे एक राज्य चलेगा, कैसे नेशन स्टेट चलेगा, उसकी बेसिस है। और उन्होंने इनविजिबल हैंड जो कॉन्सेप्ट है, या जिसको आप लेसिज फेयर कैपिटलिज्म कहते हैं कि मार्केट फोर्सेस ही पूरा रूल करती हैं, उसको भी उन्होंने प्रमोट किया। उन्होंने ये बात चाही कि गवर्नमेंट्स मस्ट नॉट इंटरफेयर इनटू द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट, जबकि पूरी तरह से ये पॉसिबल नहीं है। सिंगापुर, अमेरिका इसके एक प्राइम एग्जांपल्स हैं, ऑब्वियसली लंदन तो है ही। फ्रांसिस बेकन, नोन एज फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, उन्होंने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कैसे ये सारी चीजें सोसाइटी के निर्माण में, एक राज्य के निर्माण में, एक आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में मदद करती हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ब्लैंक स्टेट, ब्लैंक स्लेट, according to which human mind is only blank and it only comes to get something through experience। उसके थॉट जो है वो एक्सपीरियंस से ही होते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोसाइटी को शेप करने में मदद की, और उन्होंने बहुत हाई रैंकिंग पॉलिटिकल पोजीशंस भी रखी। रेन
Descartes, often referred to as father of modern philosophy, उन्होंने कहा मेथड ऑफ डाउट, यानी हर चीज को पहले आप डाउट करो. फाउंडेशन ऑफ सर्टेन नॉलेज इज ओनली बेस्ड अपॉन डाउट. आई थिंक देयरफॉर आई एम. क्या इससे आपको वेदांत की याद नहीं आती? क्या इससे आप स्वामी विवेकानंद के आइडियाज को रिलेट नहीं करते? क्या इससे आप उपनिषद के आइडियाज को रिलेट नहीं करते? बस मैं इतना कहना चाहूंगा. तो मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसफी उनकी उनके वर्क का नाम था. दैट रिप्रेजेंट्स हिज फाउंडेशनल इनसाइट टू एग्जिस्टेंस एज सेल्फ which cannot be doubted. However, he was unable to process the working of mind. तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, माइंड बॉडी डुअलिज्म, कि बॉडी फिजिकल है और माइंड नॉन मटेरियल है. अपने आइडियाज में उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ गॉड्स एक्ट ऑफ क्रिएशन, वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि फिलोसफी में जब वो बात करेंगे तो एक डिफरेंट एरिया की बात करेंगे, जब वो साइंस की बात करेंगे तब एक डिफरेंट एरिया की बात करेंगे. तो यानी कि उस समय के हिसाब से आप समझ लीजिए बहुत बड़े बड़े आइडियाज की चर्निंग आ रही है. आदमी भी इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज को साइड करके एक नया आइडिया भी दे सके. मैथमेटिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इससे मैथमेटिकल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस को बहुत ज़्यादा आई शुड से स्पेस मिला आगे चल के, और इससे साइंटिफिक डेवलपमेंट की बहुत अ, अ, चर्चा इस तरीके से की जानी चाहिए कि जो यूरोप और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो इन आइडियाज के ऊपर बेस्ड है. सो वेस्टर्न वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट रिलीजन ऑल्सो, इट इज टॉकिंग अबाउट सोसाइटी ऑल्सो. कोई टॉपिक नहीं जिसपे चर्चा नहीं हुई, लेकिन हर जगह इंडिविजुअल बीच में आया. हर जगह आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो चीजें एक जैसी हैं लेकिन थोड़ी घुमा घुमा के रखी गई हैं. फ्रांसिस हचिंसन, Irish philosopher known as father of Scottish Enlightenment, he laid down the theory of moral sentimentalism, हमने पहले भी बात की थी, which means moral judgments arise from human sentiments and emotions. यानी आप किस चीज को सही मानते हैं, किसको आप गलत मानते हैं, कब आप गिल्ट फील करते हैं, कब आप शेम फील करते हैं, ये चीजें इस बात से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने लिखा इंक्वायरी इनटू द ओरिजिनल ऑफ आइडियाज ऑफ ब्यूटी एंड वर्च्यू, which explored aesthetics and nature of beauty, how the role of sensory experience and emotion react to it. It also offered views on the nature of human perception. क्योंकि मेरे पढ़ने का जो एलिमेंट है उससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा जब आप इसको रीड करते हैं. अदरवाइज फिलोसफिकल तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा. बट डू रीड इट, टेक आउट द की वर्ड. इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, जस्ट गेट बैक. His work, A System of Moral Philosophy, left a lasting impact on the philosophers like David Hume and Adam Smith, हमने बात की. मैरिज डी बेक्यारिया इटली में वर्क किया, ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो रोल है, उन्होंने लीगल रिफॉर्म्स पे बहुत काम किया. उन्होंने फेयरनेस और जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तरीके की रेशनलिटी लाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें फादर ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड फादर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस भी कहा जाता है. उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस को भी लेके आए, यानी कि जो आपकी पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए सीरियसनेस ऑफ द क्राइम कमिटेड. ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल रूलर्स एंड आइडियाज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएसए का जो कॉन्सेप्ट है, ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, प्रोपोर्शनल पनिशमेंट, ये सारे आइडियाज जो है मार्शिया डी बेक्यारिया लेके आए. तो यानी जब हम अमेरिकन रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इस पर दोबारा से चर्चा नहीं करेंगे. सो आखिर फिलोसफी जो हमने इतने सारे आइडियाज बात की, उन्होंने क्या किया अगर मैं नटशेल में बोलूं तो इंट्रोड्यूस ग्रेट आइडियाज अबाउट गॉड, नेचर एंड रीजन. आई एग्री दैट वी हैव डिस्कस्ड. नथिंग वाज बियॉन्ड रीजन एंड क्रिटिकल स्क्रूटनी, ना कि बाइबल भी. बिल्कुल सही बात है, तभी आप जो है डेकार्टेज और रूसो, वोल्टेयर, इन सब के आइडियाज को समझ सकते हैं थोड़ा सा. इवन कांत strongly believe that human beings were able to create a world in which freedom, liberty and happiness will prevail. बिल्कुल हमने अभी बात की. स्ट्रांग बिलीव दैट साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ रीजन वुड लीड टू लिबरेशन ऑफ मैन. अब लिबरेशन किस चीज से, वो हमने पहले बात की. फ्यूडलिज्म है, पुअर सोसाइटी है और आप फुलफिलमेंट नहीं है. रिजेक्टेड ब्लाइंड फेथ, बिल्कुल सही बात है. डॉगमास एंड एवरीथिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन, ये हमने बिल्कुल चर्चा की. अब फीचर्स क्या बोलेंगे हम? पावर ऑफ रीजन, belief on better future than the past, empirical knowledge foundation, criticism of dogmas, religious dogmas I must say, natural religion deism. हमने बात की कि कैसे रिलीजन है, थीइज्म है, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने कुछ रेशनल इंटरप्रिटेशंस को डाला. और इंडिविजुअलिटी इन थिंकिंग, इसकी भी हमने चर्चा की. सो लेट्स जस्ट रश थ्रू द क्वेश्चंस. Major ideas, Kant and Rousseau, we can write. Spread of enlightenment in colonies, that we have not discussed, it is a separate point. Rise of socialist ideas up to Marx and Marxian socialism, ये भी अलग से हम देखेंगे. अब what is meant by rediscovery, that we have discussed. The discovery of new world coinciding with the swift diffusion of printed books taught the Europeans the truth. In Bacchus' noble phrase, the daughter not of authority,
that truth is the daughter of not of authority but of time. इसको बिल्कुल हम आराम से कर सकते हैं. Renaissance discovery of the world a rid of men. Very true. His rebellion was essentially popular and national. That is also correct. That also we have thrown some ideas. Assess the intellectual क्विकनिंग, बिल्कुल सही बात है. 15th and 16th centuries influenced the modern society civilization. अभी हमने इतनी सारी उसकी चर्चा की. Not a peculiar, very true, not a peculiar, but it was a state of mind. Very true. We have discussed in details with philosophers. Renaissance and Reformation are two springs. Very true. Rival sources of intellectual and moral freshening of modern life. ये हमने पूरा, जब आप दोनों वीडियोस को देखते हो तो आप इस आंसर को लिख पाएंगे. Era of discovery and exploration was but another aspect of Renaissance. बिल्कुल सही बात है. One of all forms assumed by Protestant Reformation, Calvinism was the most far-reaching. वेरी ट्रू. हमने इसको शुरुआत में कुछ चीजों को आइडिया लिया, बाकी आप एक बार गूगल करके देखिए और इससे एक शॉर्ट नोट 50 वर्ड्स का बना कर रखिए. Renaissance was the discovery of the world and men. Agreed. I'm looking forward to your answers. Rousseau's political philosophy contains the seeds of socialism, absolutism and democracy. इस पे थोड़ा सा हमें और बात करना बाकी है, वो हम पर्सनल लेक्चर्स में करेंगे. You can join our courses to go and learn more. Renaissance scholars laid the egg which Luther, the father of Reformation, later on hatched. Very true. हमने इसकी चर्चा भी की. Give the reasons for the origin of Renaissance in Italy. Very true. Enlightenment represented alternative approaches to modernity, alternative habits of mind and heart and conscience and sensibility. Very true. He was living in the age of enlightenment. Very true. The age itself was not enlightened. ये भी बिल्कुल सही बात है. इस पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है. द प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ हार्ट आर मोर टू बी ट्रस्टेड इन द लॉजिक ऑफ माइंड. रूसो ने ऐसा बोला. उन्होंने उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, तो रूसो के आइडियाज को हमें लेके आना पड़ेगा. The despotic rulers of Europe were influenced by the philosophy of enlightenment and began to follow a benevolent policy towards the subject. Very true. ऐसा हमने देखा भी और आगे के लेक्चर्स में हम इस बात को प्रूव करेंगे. For Kant, enlightenment is the mankind's final coming of age, the emancipation of man, human being, and वो immature state of ignorance error से बाहर आएगा. बिल्कुल ठीक बात है. इस पे भी हमने थोड़ी चर्चा की और ये आइडिया इसी डायरेक्शन में जाता है. Rousseau strove to reconcile liberty of individual and the institution of government, and he is representing the vision of contract theory of government. तो इस पे भी हमने आइडियाज को स्प्रेड किया. आप और पैशनेटली देखते हैं, आप और क्लैरिटी से पढ़ते हैं, तो आप जरूर उसको बोल पाएंगे. Enlightened despots were not necessarily politically liberal. बिल्कुल सही बात है. Heavenly Land system was significant that it greatly expanded the idea of equalizing rich and poor and landowning which the peasant war had put forward in the past. Very true. हमने शुरू में इसकी बात की थी. Marxian communism is primarily the offspring of German Hegelism and French socialism. ये आइडिया अभी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है. France was more fertile than Britain in producing new socialist theories and movements, though bore less concrete results in France in Britain. तो ये हम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तब आप वहां देखोगे, लेकिन सोशलिस्ट थ्योरीज और मूवमेंट्स की हमने कुछ चर्चा, हमने एक बैकग्राउंड दे दिया है. और इसी तरह से if we were to define our conception of state, our answer would be that state is the banker of the poor. The government would finance and supervise the purchase of productive equipment and formation of workshops. हमने प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थॉट में थोड़ा सा हमने यहाँ पे चर्चा की, बाकी थोड़ी चर्चा हम फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे भी करेंगे. और ऊपर वाले क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने देख लिया. सो विद दीज आइडियाज एंड थॉट्स आई अगेन encourage you to read it, go through it again. Please be critical in your thinking. कोई भी डाउट हो, कोई problem, you can always get back. We are trying to help you best to success in your goal. Thank you very much.